जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक के इग्नू के मास्टर डिग्री क्लासेस पे, जहाँ पे हम लोग एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का पहला पेपर MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी, उसका 16वां यूनिट वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य आज करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 15 तक कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इंडिया बुक के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और कुछ विशेष ऐलान, हमारा जो यहाँ पे जो बुक रिलीज़ होने वाला था जुलाई में 11 जुलाई को, उसका हार्ड कॉपी अभी 11 अगस्त को रिलीज़ होगा। और इसका हर सब्जेक्ट ईच सब्जेक्ट वाइज इस बुक का आप लोग PDF भी खरीद सकते हैं व्हाट्सएप के कैटलॉग से। और ये जो बुक है इसमें पहले समरी कॉन्सेप्ट रहेगा, उसके बाद इग्नू का जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है वो सॉल्व रहेगा, और पिछले 7 अटेम्प्ट का सभी क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व रहेगा। और एक जानकारी, पास्ट 6 अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर इग्नू MPS का फर्स्ट ईयर का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंडिया ई बुक की तरफ से बनाया गया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का यूनिट है 16 वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी। इस सब्जेक्ट में हम लोग इस यूनिट में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म, कैसे पॉजिटिव लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, इवोल्यूशन हुआ। एक्चुअली चैप्टर यूनिट जो 15 था हमारा क्लासिकल लिबरलिज्म मतलब नेगेटिव लिबरलिज्म, अभी हम लोग करेंगे पॉजिटिव लिबरलिज्म मतलब जिसको वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। वेलफेयर मतलब कल्याणकारी राज्य, जहाँ पे मतलब पीपल लोगों का हित में होता है डिसीजन, और पीपल लोग बहुत अच्छे तरीके से ले रहते हैं, कल्याणकारी कहा जाता है इसलिए। फिर हम देखेंगे जस्टिफिकेशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट, जिसके अंदर हम स्टेट एंड द मार्केट का जस्टिफिकेशन, इंडिविजुअलिस्टिक जस्टिफिकेशन, फिर एनहेंसेस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, फिर इक्वलिटी, राइट्स, सिटीजनशिप, जस्टिस, ये सब देखेंगे। फिर हम वेलफेयर स्टेट का एक कॉन्टेम्पोररी डिबेट देखेंगे। कंटेम्पररी मतलब समकालीन, अभी का मतलब अभी से रिलेट करके हम वेलफेयर स्टेट को देखेंगे। फिर अगला हम देखेंगे क्राइसिस इन द वेलफेयर स्टेट, असेसमेंट करेंगे इसका। फिर हम जैसे हर वीडियो में हम लोग करते हैं, इग्नू का बुक का जो एक्सरसाइज है उसका डिस्कस करेंगे, कैसे लिखना है आप लोगों को, और पास्ट 6 अटेम्प्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, कैसे लिखना है एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। उससे पहले इग्नू का स्टडी मटेरियल अपना साथ रखिए, और पेन पेपर जो भी आप लोगों को चाहिए साथ में लेके बैठिए। तो पहला है इंट्रोडक्शन। द टर्म वेलफेयर स्टेट describes collectively a range of social policies that aim to provide basic services such as health, education, according to the need and normally free of charge थ्रू स्टेट फंडिंग। ठीक है, मतलब कल्याणकारी राज्य वो होता है जो मतलब लोग के हितों में, सोसाइटी के जो लोग रहते हैं उनके हित में होता है, और जो फैसिलिटी है बेसिक फैसिलिटी हेल्थ एडुकेशन का, वो सब मतलब फ्री ऑफ चार्ज स्टेट प्रोवाइड करता है। इट इज़ समटाइम्स एक्सटेंडेड मोर लूजली टू एरियाज सच एज सोशल सिक्योरिटी in which individuals are legally required to make substantial contribution in order to receive the benefits। तो कभी मतलब इसको और भी एक्सटेंड में कह सकते हैं आप लोग, और भी बहुत सारे मतलब कल्याणकारी जो फैसिलिटी होते हैं जो लोगों के कल्याण के लिए होते हैं, ऐसे भी प्रोजेक्ट लाया जाता है जो सोसाइटी को सिक्योर करता है, और कानूनी जो सहायता है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारा बेनिफिट मतलब सोसाइटी के लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। द थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट इज़ द बेसिस ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म। तो उदारवाद का पॉजिटिव मतलब धनात्मक चिन्ह कह सकते हैं आप कल्याणमयी राज्य को। ठीक है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में क्लासिकल लिबरलिज्म मतलब निगेटिव लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए हैं। अभी यूनिट 15 जो है वो समझ लीजिए, बस पॉजिटिव लिबरलिज्म ही है। वेलफेयर स्टेट मतलब पॉजिटिव लिबरलिज्म से ही आया है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ स्टेट which provides existence social services to all the citizens,
protects the weaker sections, provides economic and social security, and tries to reduce the gap between the rich and poor. तो क्या प्रोवाइड करता है, बहुत सारा सोशल सर्विस प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को, और प्रोटेक्ट करता है वीकर सेक्शन को, जैसे कि मतलब कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए, उन लोगों को शोषण नहीं ना कर पाए, ठीक है। फिर बहुत सारी इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे पकड़ लीजिए इंडिया में है ओल्ड एज पेंशन, बहुत सारे कंट्रीज़ में भी है, तो भारत का मैं एग्जांपल ही लूँगा। जो ओल्ड एज पेंशन है, उसके बाद वुमेन लोगों के लिए भी पेंशन है, विडो पेंशन भी है, ये सब आप कह सकते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। एंड ट्राइज टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड प्योर, जो धनी व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति है, उनका जो बीच का जो गैप है, वो गैप को मिनिमाइज करना ही वेलफेयर स्टेट का काम है, ठीक है। इट मेक्स laws to control economy, nationalize industries, make laws to protect the weaker section, arranges the supply of essential commodities। तो यहाँ पे मैं रोक के आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि जो क्या करता है, इकोनॉमी के लिए लॉ बनाता है। जैसा भारत का पहले आता था 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान, 5 ईयर प्लान, ऐसा करके 5 ईयर करके प्लान आता था। तो अभी जो नीति आयोग हो गया है, अभी बहुत बड़ा करके प्लान आता है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा करके प्लान आता है नीति आयोग का। उसके बाद नेशनलाइज करना है इंडस्ट्री को, मतलब कुछ पकड़ लीजिए, बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ है, जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, मतलब जो लोग के हितों के लिए ज़्यादा है। जैसे पकड़िए रेलवेज़, रेलवे भी एक प्रकार का इंडस्ट्री कह सकते हैं आप। तो ये सब सेक्टर, उसके बाद स्टील। तो भारत जब आज़ादी मिला भारत को, तभी मतलब जो बड़े बड़े सेक्टर थे, हैवी सेक्टर, हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया। तो पहले आप लोगों को पता होगा, जो टाटा एयरलाइंस था पहले, तो टाटा एयरलाइंस को जवाहरलाल नेहरू जी ने टाटा एयरलाइंस को नेशनलाइज किया था, एयर इंडिया किया था। अभी फिर से, हालांकि अभी नया गवर्नमेंट में अभी फिर से प्राइवेटाइजेशन हो गया है, मतलब अभी टाटा के पास फिर से चला गया है, मतलब टाटा ने खरीद लिया है एयर इंडिया को। आप लोगों को पता होगा, कुछ 3-4 महीना का पहले का न्यूज़ था, ठीक है। उसके बाद और भी काम करता है गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट में, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ जो होता है, तो उसको भी कंट्रोल करता है। तो भारत में एक एक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट कह के, तो उस एक्ट के द्वारा मतलब जो एसेंशियल जैसे फूड ग्रेन्स जो होता है, उनका काला बाजारी ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने मतलब बहुत सारा, अभी कोरोना के टाइम पे मतलब फूड क्राइसिस था, तो तभी जो सोयाबीन को भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में डाला गया था। जो हम लोग खाते हैं सोयाबीन, उसको, ठीक है, सोयाबीन का बॉडी जो जिसे कहा जाता है, उसको भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में डाल दिया गया था, और उसको एक्सटेंड करते करते जून 2022 तक भी एक्सटेंड था, लास्ट अपडेटेड मैं जितना जानता हूँ। फिर एक्सटेंड किया कि नहीं किया अभी तक पता नहीं है। ऐसा बहुत सारा मतलब गवर्नमेंट काम करती है। फिर मेंटेन्स एसेंशियल सर्विस, जैसे पोस्ट ऑफिस सर्विस, रेलवेज कह सकते हैं, वो भी एक प्रकार का सर्विस ही होगा। थ्रो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन ट्राइज टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर एंड देयर बाय हार्मोनाइज द डिफरेंट इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो डिफरेंट इंटरेस्ट है उनको हार्मोनाइज करना ही वेलफेयर स्टेट का काम है। द एग्जिस्टेंस ऑफ सम फॉर्म ऑफ वेलफेयर इज नाउ एक्सेप्टेड अक्रॉस most of the political spectrum. However, of late, the concept of welfare state has been radically challenged by the libertarians, for whom it represents a violation of the rights of those who are taxed to provide its funding। मतलब जो लिबर्टेरियन लोग हैं, उदारवादी जो लोग हैं, उन लोगों के लिए वो सोचते हैं कि ये एक प्रकार की मतलब वायलेशन है, राइट का वायलेशन है। जैसे पकड़िए, जो रिच पीपल है उन लोगों से ही मतलब टैक्स ज़्यादा लिया जाता है। जैसे इनकम टैक्स आप लोगों को पता होगा, जिसका इनकम जितना है उसके बेसिस में लिया जाता है। तो वो भी टैक्स तो गवर्नमेंट यूज़ करता है गरीब लोगों को मतलब बहुत सारा फ्रीबीज देने में। फ्रीबीज मतलब जो गवर्नमेंट मुफ्त का अनाज देता है, मुफ्त का बहुत सारा चीज़ देता है, आप लोगों को पता होगा, तो उसमें यूज़ होता है। तो तभी लिबर्टेरियन जो लोग हैं, वो लोग सोचते हैं एक प्रकार के उनका राइट का वायलेशन है कि उनसे टैक्स लिया और उन लोगों को दे दिया। ऐसा सोच है, लिबर्टेरियन वाला ऐसा सोचते हैं, ठीक है। लेकिन वेलफेयर स्टेट में क्या करता है गवर्नमेंट टैक्स लेके उन टैक्स को गरीब लोगों के हित के लिए
काम पे लगाता है। हालांकि ऐसा वास्तव में कितना होता है आप लोगों को सभी को पता होगा, ठीक है, होता है, फिर भी और भी होने से अच्छा होता। अभी हम अगले टॉपिक जो है इवोल्यूशन पॉजिटिव लिबरलिज्म का, उसके ऊपर देखेंगे। तो निगेटिव लिबरलिज्म बिलीव दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इनटू वेज, प्रॉफिट एंड रेंट वाज नॉट अनजस्टिफाइड। निगेटिव लिबरलिज्म क्या सोचता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का इनटू वेज में, फिर प्रॉफिट और रेंट का, वह अनजस्टिफाइड नहीं है। However, in the latter half of the 19th century saw the rapid concentration of capital in a few hands. तो 19th सेंचुरी में लास्ट में क्या हुआ, जो कैपिटल था वो कुछ लोगों के ही हाथ में था, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल आ गया था। मोनोपोली वो चीज़ होता है जैसे अभी मतलब आप लोग कह सकते हैं जियो जो मोनोपोली कर रहा है 4G LTE के सर्विस में, उसका जो 4G LTE वाला टेक्नोलॉजी है वो दूसरा किसी के पास नहीं है। LTE वाला टेक्नोलॉजी वो रिलायंस ही मोनोपोली है LTE में, ठीक है। अभी हालांकि वो और भी हमारा एयरटेल आइडिया भी है इस रेस पे। BSNL भी कुछ ही दिनों में उतरने वाला है, गवर्नमेंट से रिवाइवल पैकेज मिला है बहुत बड़ा, ठीक है। उसके बाद है इमर्जेंस ऑफ बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस व्हिच क्रिएटेड मेनी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शन। In fact, the liberal slogan of liberty began to change the privilege of the few. जो कुछ फ्यू लोगों को प्रिविलेज मिलता है उसको ही चैलेंज किया गया था लिबर्टी में। इन इंग्लैंड द रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट कोल माइनिंग इंडस्ट्री शॉक्ड एवरीवन अबाउट द ब्रूटलिटी that existed in the mines, the employment of the women and children, barbarously long hours of work। तो कोयल इंडस्ट्री में वुमेन और चिल्ड्रन लोगों का भी एम्प्लॉयमेंट हो जाता था। एक्चुअली तो बहुत रिक्सी है कोयल निकालना, माइन करना, तो उसमें वुमेन और बच्चे लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। बारबारसली लॉन्ग आवर ऑफ वर्क्स, फिर द एब्सेंस ऑफ स्टेट डिवाइसेस एंड द प्रिविलेंस ऑफ रिवोल्टिंग कंडीशंस बोथ फिजिकल एंड मॉरल। फिर क्लासिकल लिबरलिज्म बिकेम ए टारगेट ऑफ अटैक ऑफ ऑल साइड्स। तो इसके लिए निगेटिव लिबरलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म जो है उसके ऊपर बहुत सारा अटैक आया, मतलब वो अच्छा नहीं है, वो प्रिविलेज प्रोवाइड करता था, इसलिए मतलब वो वेलफेयर स्टेट नहीं बनाता था, वो सिर्फ लिबर्टी देखता था सभी को, सभी लोगों के लिए सबका राइट रखता था। वो नहीं चाहता था कि मतलब रिच पीपल से ज़्यादा टैक्स लेके गरीब लोगों को हेल्प किया जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट क्लासिकल लिबरलिज्म पे नहीं था। द ह्यूमनिस्ट criticized it due to its practical consequences such as poverty, inhuman condition, unbearable exploitation, illiteracy, and misery for the majority of the population. A thoroughgoing revision of liberal theory required a re-examination of the nature and functions of the state, the nature of liberty, and the relationship between liberty and authority. Such a re-examination, क्यों re-examination का ज़रूरत पड़ा? एक्चुअली जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो हित लोगों का वेलफेयर स्टेट के लिए, मानव कल्याण के लिए नहीं, मतलब नहीं काम कर पा रहा था। अल्टीमेट क्या एम है डेमोक्रेसी का? अल्टीमेट एम ही तो है लोगों का कल्याण करना, इक्विटी विथ जस्टिस कह सकते हैं आप, ठीक है। सच ए री एग्जामिनेशन ऑल्सो ओपन द क्वेश्चन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल ह्यूमन नेचर एंड इट्स रिलेशंस विथ सोसाइटी, बिकॉज द ओल्ड नोशंस सच एज सेल्फ इंटरेस्ट, प्लेजर एंड द यूटिलिटी प्रूव्ड लेस कन्विंसिंग। दिस रिविजन इज नोन एज पॉजिटिव लिबरलिज्म। तो निगेटिव लिबरलिज्म हालांकि कल्याणकारी राज्य बना नहीं पा रहा था, इसलिए इसका ज़रूरत पड़ा और री एग्जामिनेशन हुआ उसमें, वो लिबरल जो थ्योरी था उसका री एग्जामिनेशन हुआ, फिर जो रिविजन हुआ उस रिविजन को ही पॉजिटिव लिबरलिज्म कहा जाता है। एंड वाज कैरिड आउट बाय JS मिल, TH ग्रीन, DG, ये जो नाम है आप लोगों को ऐसे ही एग्जाम में नहीं लिखना है, बस ऐसे ही है। 20th सेंचुरी में उन लोगों ने भी इसको प्रेफर किया था अभी, ठीक है। JS मिल, तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जैसे कि JS मिल आइडिया ऑफ लिबरलिज्म डिपार्ट फ्रॉम दोज द क्लासिकल मॉडल इन 4 वेज। तो क्या क्या है 4 वेज उनका? फर्स्टली ही ओपिन्ड दैट
the value of the personality of individual can be realized in actual conditions of a free society. Secondly, he accepted political and social freedom as good in themselves. To live one's own life, developing one's own native traits and capabilities, is not only a means to happiness, but a substantive part of happiness itself. A good society is one which permits both freedom and opens up the opportunity for a free and satisfying way of life. Third, liberty is not an individual good but a social good. लिबर्टी क्या है? जेएस मिल के अनुसार एक सोशल गुड है. And fourth, the function of liberal state is a free society is not to leave the individual alone. किसी भी व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया, ऐसा नहीं है. ए सोशल एक्चुअली बाय द वे ह्यूमन आर ऑल ह्यूमन आर सोशल एनिमल, but also to act as means to creating, increasing and equalizing opportunity. टी.एच. ग्रीन जो है उन्होंने भी कुछ मतवाद दिया. टी.एच. ग्रीन brought about an idealistic revision of liberalism. उन्होंने भी idealistic revision किया liberalism का. He made it abundantly clear that liberalism could not be placed on narrow foundations. He inferred that at the center of liberal philosophy was the idea of general good or common human well-being, which is capable of being shared by everyone and which is provided a standard for legislation. मतलब जो टोटल सोसाइटी में जो प्रोड्यूस होता है उसका हक हर किसी को मिलना चाहिए. और जहाँ पे मतलब इनजस्टिस हो, जैसे जो रिच पीपल है उनका ज़्यादा इनकम है तो उनके पास इनकम रह के क्या करेंगे, तो उनका तो कुछ पोर्शन देना चाहिए पब्लिक के हित के लिए, कल्याण के लिए गवर्नमेंट, ताकि जो गरीब लोग हैं उनके लिए अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट ला पाए. ठीक है, उनको मतलब वो गैप को कंट्रोल करे, जो रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है उसको कंट्रोल करे. फिर फ्रीडम इज रियली एज मच सोशल एज इट इंडिविजुअल कॉन्सेप्शन. इट रेफर्स एट वंस टू इक्वलिटी ऑफ quality of society and the quality of persons that make up that society. Green defined liberty as a positive power and capacity of doing or enjoying something worth doing or enjoying. ठीक है, ग्रीन ने क्या कहा था? लिबर्टी क्या है? पॉजिटिव पावर है और कैपेसिटी है कुछ करने का, और एन्जॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग, कुछ करने का और कुछ एन्जॉय करने का. ठीक है, फ्रीडम इम्प्लाइज नॉट ओनली ए लीगल बट एन एक्चुअल पॉसिबिलिटी. Green did not claim that legislation could in itself promote moral goodness. Nevertheless, in many situations, legislative intervention alone could bring into existence conditions which men could exercise freely their faculties of moral judgment, enlarging the area of positive freedom. तो पॉजिटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दिया टी.एच. ग्रीन ने. अगला जो है इवोल्यूशन, उसमें ड्यूरिंग 1929 से 1933 द लिबरल कैपिटलिस्ट स्टेट हैड टू फेस ए वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन. तो उस टाइम पे कैपिटलिस्टिक स्टेट जो है वो वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन में चला गया था. एज ए रिजल्ट ऑफ विच कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज कम्प्लीटली शटर्ड. तो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है वो कम्प्लीटली शटर हो गया, मतलब बंद हो गया. टू कोप विद द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड मास अनएम्प्लॉयमेंट, लिबरलिज्म वाज कंपेल्ड टू रीइवैल्यूएट इट्स कैपिटलिस्ट फाउंडेशंस. लिबरलिस्ट उसका कैपिटलिस्ट जो फाउंडेशन है उसको फिर से इवैल्यूएट किया गया, मतलब फिर से री एग्जामिन किया गया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, जो 1940 सीरीज में हुआ था तभी का बात है. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हाउ द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट द वॉर मेड इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट ऑल द मोर नेसेसरी वाज रिफ्लेक्टेड द वर्क्स ऑफ जॉन गैल्ब्रिथ. He suggested certain socialistic measures for the welfare of capitalist societies and warned the developed countries that if they wanted to get rid of the recurring economic crisis, then the interference of the state in the economic field will have to be welcomed. तो जो कैपिटलिस्ट स्टेट थे, स्टेट मतलब यहाँ पे कंट्री है, जो कैपिटलिस्टिक स्टेट है वो स्टेट क्या है, उन स्टेट को पहले मतलब उनका जो इकोनॉमी है उन पे स्टेट का कंट्रोल नहीं था. तो इसके कारण
तो वर्ल्ड वॉर के बाद जॉन गिलबर्ट ने बोला था कि स्टेट को भी कंट्रोल करना चाहिए, जैसे भारत में होता है। जब भी मतलब कुछ चीज़ों का महंगाई बढ़ जाता है, कालाबाजारी होता है, तो गवर्नमेंट मतलब इंटरवीन करता है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है भारत में, ठीक है, उसको प्रयोग में लिया जाता है, होता है। उसके अंदर बहुत सारे फूड्स ग्रेन्स है, लेकिन और भी गवर्नमेंट चाहे जब भी मतलब रेट करता है, कोई होर्डिंग करता है जो सामान, खाने का सामान, फिर जो मतलब जो गवर्नमेंट चाहे मतलब कुछ नेसेसरी गुड्स हो, जैसे सोयाबीन को डाला गया कोरोना के टाइम पे, ऐसे ही कुछ चीज़ों को और भी ऐड करता है गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम। In short, positive liberalism as it evolved during the later half of the 19th and the first half of the 20th centuries could be distinguished from classical negative liberalism in many ways. तो जो डिस्टिंक्शन है पॉजिटिव लिबरलिज्म मतलब वेलफेयर स्टेट कह सकते हैं आप इसको, पॉजिटिव लिबरलिज्म, और निगेटिव मतलब वही क्लासिकल लिबरलिज्म, उसका डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है पॉइंट्स में। पहला पॉइंट, फर्स्टली ऑल्दो इट कंटिन्यू टू retain faith in autonomy, rights, liberty of the individual. Now it believed that man is a part of the social whole and the liberties could be secured only so long as they could be reconciled with the social good. Society was considered a potential harmonious and ordered structure in which all social classes work for common good. ठीक है, मतलब सोसाइटी को एज ए सोशल गुड कहा गया है लिबर्टी को। सेकेंडली, लिबर्टी लाइक जस्टिस एंड इक्वलिटी, इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सोशल आइडियल but derives its specific content from a particular social and historical milieu has to be understood. Liberty in the society implied adjustment of the mutual claims that are made possible through a system or rights which are both restraints and liberties. Thirdly, positive liberalism believed in regulated capitalist economy. तो पॉजिटिव थर्डली जो है पॉजिटिव मतलब पहले क्या था, निगेटिव लिबरलिज्म में कैपिटलिस्ट का ज़्यादा मतलब पावर दबदबा था, डोमिनेंस था, तो वो लोग खुद नियंत्रण करते थे मार्केट को। और इसमें क्या है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसको रेगुलेट करना पॉजिटिव लिबरलिज्म का एक काम है कह सकते हैं। फिर फोर्थली, एट द पॉलिटिकल लेवल पॉजिटिव लिबरलिज्म डिपेंडेंट अपॉन द प्रोपोजिशन दैट सेंस ऑफ पब्लिक गुड और जनरल वेलफेयर इन एन इफेक्टिव मोटिव ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसका मेन मोटिव ही है जनरल वेलफेयर, सभी का वेलफेयर, कल्याणकारी, इसलिए पॉजिटिव लिबरलिज्म से ही कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, अगला आखिर में, द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर अचीविंग द गुड ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी आर डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पार्लियामेंटरी मेथड्स, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, पार्टी organization. The liberal government is one which protects the rights of the individual as well as of the community. तो लिबरल गवर्नमेंट क्या है, उदारवादी सरकार क्या है, जो प्रोटेक्ट करता है हर इंडिविजुअल का राइट, साथ ही साथ सभी कम्युनिटी जो है उनका भी राइट्स। द स्टेट इज टू बी कोऑर्डिनेट different interests and classes in the society. It does not belong to a particular class but to the society as a whole. मतलब किसी अकेले क्लास को, पर्टिकुलर क्लास को ज़्यादा बेनिफिट दे दे ऐसा नहीं हो, इसका मेन मोटो है पूरा सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाना। अभी हम देखेंगे लिबरल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट, उदारवादी गणतांत्रिक कल्याणमयी राज्य, अब भारत कह सकते हैं आप इसको। The welfare state attempted to reconcile the interest of the individual with that of the society in order to the essentials of capitalist system were preserved while at the same time removing its ill effects. जो सोसाइटी में इल इफेक्ट्स था उसको रिमूव करने के लिए ही वेलफेयर स्टेट का जन्म हुआ। मतलब जो सोसाइटी में गरीब है, पुअर है, और रिच और पुअर के बीच में जो गैप है, उस गैप को कमाने के लिए वेलफेयर स्टेट को का जन्म हुआ, सभी के इंटरेस्ट को मतलब बैलेंस करके चले। द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट इज नॉट ओनली टू मेंटेन लॉ, ऑर्डर एंड जस्टिस, इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ लॉ, ऑर्डर एंड जस्टिस को
बनाना नहीं है, बट इट ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द सोशल प्रोसेस। एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रोसेस कह सकते हैं आप इसको। इट्स फंक्शन इन द सोसाइटी इज टू सर्व द कॉमन इंटरेस्ट, मतलब सभी का कॉमन, आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रेफर नहीं करता, कॉमन इंटरेस्ट को प्रेफर करता है। एंड परफॉर्म सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट आर रिलेटिवली सिंपल। Firstly, the recognition that every member of the community, solely because he is human being, is entitled to a minimum standard of living। तो सभी को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने का हक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे कहा जाता है, और हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में। Secondly, the welfare state is committed to a policy of economic stability and progress, seeking to eliminate the cycles of violent booms and busts in the economy by public policies। तो पब्लिक पॉलिसी बनाया जाता है इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, whenever private enterprise is unable to prevent by itself the threat of economic instability or decline। Thirdly, the welfare state is committed to full employment as one of the top priorities of public policy। The economic depression of 1930s showed not only the economic ravages of unemployment। तो 1930 में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था वो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट शो नहीं करता था, बट ऑल्सो ह्यूमन डिग्रेडेशन इन्फ्लिक्टेड अपन दोज हु through able and anxious to work could not find jobs for the reasons over they had no control। तो तभी कंट्रोल नहीं था, इसलिए उन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा था 1930 के इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पे। फिर थ्रो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेलफेयर, तो वेलफेयर को एक इंस्ट्रूमेंट कहा जा रहा है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पॉजिटिव लिबरलिज्म यूज द पावर ऑफ द स्टेट टू मॉडिफाई द प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस एटलीस्ट 3 डायरेक्शंस। तो मार्केट का जो फोर्स है उसको भी, मतलब पॉजिटिव लिबरलिज्म वेलफेयर को एक इंस्ट्रूमेंट बना के मार्केट को कंट्रोल कर रहा है इन 3 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन। तो क्या क्या है तीनों डायरेक्शन? बाई guaranteeing individuals and families a minimum income irrespective of the market value of their work or property। तो उन लोगों का जितना भी जो भी काम करे, जो भी प्रॉपर्टी हो, उन लोगों को एक मतलब मिनिमम इनकम मिले जिससे वो अपना जीवन गुजार सके। by narrowing the content or insecurity by enabling individuals and families to meet certain social contingencies such as sickness, old age and underdevelopment। ठीक है, तो जिन लोगों को मतलब ये सब नहीं है फैसिलिटी सिकनेस का, ओल्ड एज के लिए हमारा भारत क्या कर रहा है, ओल्ड एज पेंशन दे रहा है। एम्प्लॉयमेंट का तो हालांकि अभी हाल अच्छा नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है पब्लिक सेक्टर एरियाज़ पे, पता है आप लोगों को। और सिकनेस के लिए क्या करता है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत काम कर रहे हैं इस टाइम, कोरोना के टाइम में आप लोगों ने देख लिया है इसका एग्जाम्पल जीता जाता। फिर तीसरा जो डायरेक्शन है वो है बाई एंश्योरिंग दैट ऑल सिटीजन्स विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ स्टेटस और क्लास आर ऑफर्ड द बेस्ट अवेलेबल ए ग्रेट रेंज ऑफ सोशल सर्विसेज। कोई भी जात पात कुछ भी स्टेटस हो उसका, उसको बेस्ट सोशल सर्विस मिले। ठीक है, the distinguishing characteristic of the welfare state is the assumption by community acting through the state of the responsibility of providing the means whereby all its members can reach minimum standard of health, economy and civilized living and can share according to their capacity in its social and cultural heritage। The welfare state has the following unique features। तो वेलफेयर स्टेट इज ए पॉजिटिव स्टेट। क्या पहला फीचर क्या है, वेलफेयर स्टेट क्या है, एक पॉजिटिव स्टेट है। द अंडरलाइंग एजम्पशन बिहाइंड द वेलफेयर स्टेट इज दैट द स्टेट इज नॉट ए नेसेसरी इविल but a desirable institution capable of promoting positive good, whereas the laissez-faire liberalism contended that the government and advance the common interest by leaving the individual alone and through the free and unrestricted play of natural forces।
The exponents of welfare state argued that the state could best promote the general welfare by a positive exercise of its power. इसका पॉजिटिव पावर वेलफेयर का यूज करके जनरल वेलफेयर करे, लोगों का कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य हो। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य क्या है? एक पॉजिटिव स्टेट है। फिर है अगला, वेलफेयर स्टेट इज ए डेमोक्रेटिक। जो वेलफेयर कल्याणकारी राज्य है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट होता है। डेमोक्रेटिक मतलब जैसे कि आप इसका एग्जांपल भारत को पकड़ सकते हैं। तो भारत कल्याणकारी भी है का मतलब वो राज्य है और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक राज्य भी है। द न्यू लिबरल categorically asserted the welfare state is democratic state processing a certain formal institutional mechanism which is considered essential in liberal democratic society. Any state which may be a welfare state but is not democratic from the institutional point of view cannot be regarded as liberal state. ठीक है, जो स्टेट डेमोक्रेटिक नहीं है उसको लिबरल स्टेट कहा नहीं जा सकता। डेमोक्रेसी ही लिबरलिज्म का जन्म देता है। द स्टेट कैन बी ए वेलफेयर स्टेट ओनली इट इज मैनिफेस्ट itself through a formal democratic institutional attire. A state which merely undertakes the tasks of welfare such as guaranteeing a minimum income, elimination of insecurity of the individual and the family crisis by supplying social contingencies, and which also tries to provide a certain range of services to all but does not provide a democratic institutional framework and political and civil liberties, will not be considered a welfare state. It is on this ground that communist countries like the former Soviet Union, China, erstwhile East European countries, as well as fascist states, मतलब जो कम्युनिस्ट स्टेट है, सोवियत यूनियन, चाइना जो पुराना सोवियत यूनियन था, और ईस्ट यूरोपियन कुछ कंट्रीज और भी है फेसिस्ट स्टेट्स जैसे कि जर्मनी, वो आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द वेलफेयर स्टेट। तो उन लोगों को यही वेलफेयर स्टेट का कैटेगरी नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोग कम्युनिस्ट कंट्री से और फेसिस्ट कंट्री है। फेसिस्ट कंट्री कौन है? जर्मनी। और कम्युनिस्ट कंट्रीज कौन कौन सा है? पुराना सोवियत यूनियन, अभी का रशिया भी कम्युनिस्ट कंट्री है, फिर चाइना और अर्टवाइल ईस्ट यूरोपियन कुछ कंट्रीज है, और जर्मनी फेसिस्ट कंट्री है। ठीक है, तो in other words, the term welfare state is used only for the states of those capitalist countries which undertake the positive task of providing welfare service and where the government preserves the formal democratic institutional framework. अगला जो है वेलफेयर स्टेट बिलीव्स इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये भारत के लिए पूरा परफेक्ट है, सभी भारत में लगता है तीनों पॉजिटिव। उसके बाद आपका हम लोगों ने किया डेमोक्रेटिक और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होता है, आप लोगों को पता होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है और मिक्स्ड इकोनॉमी है। जिन लोगों ने इकोनॉमी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स था हायर सेकेंडरी में या डिग्री में एक पेपर, तो उन लोगों को याद होगा। तो भारत क्या है? एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। A welfare state operates within the framework of the market economy, that is capitalist mode of the production. However, unlike the laissez-faire capitalist economy, the welfare state believes that unrestricted operation of the market has proved dangerous for the individual as well as for the economy. मतलब जो लेजिस फेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है एक कैपिटलिस्ट का, जो क्लासिकल लिबरलिज्म मतलब निगेटिव लिबरलिज्म में आता है, तो वो वाला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेंजरस है। तो कुछ मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड था ना वाला इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो और कुछ रेस्ट्रिक्शन चाहिए। जैसे भारत में ऐसा होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है जिस चीज़ का मतलब सभी चीज़ मतलब कैपिटलिस्ट लोग उसका दाम निर्धारण, मार्केट निर्धारण नहीं करता है। कुछ कुछ चीज़ें उसका प्राइस गवर्नमेंट ही मतलब कंट्रोल करता है, जैसे एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ जो है। ठीक है, तो ऐसा मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसा ही देखा जाता है। और सोशलिस्टिक में क्या होता है, उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल रहता है, करता है गवर्नमेंट, जैसे चाइना के और रशिया का। ठीक है, वो भी इतना अच्छा नहीं है। मिक्स्ड मतलब मध्यम मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग होता है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। The welfare state does not want to eliminate the market-based economy
बट टू स्ट्रीमलाइन इट इन ए मैनर। मतलब वेलफेयर स्टेट का ये मोटो नहीं है जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है उसको मतलब तोड़ दे, पूरा कंट्रोल ले आए गवर्नमेंट स्टेट अपना, लेकिन उसको भी स्ट्रीमलाइन मतलब एक अच्छी तरीके से गति प्रोवाइड करे। गति मतलब जिस चीज़ जो जो चीज़ मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ जिस जिस चीज़ों का होर्डिंग ज़्यादा होता है, इसके लिए मतलब जो पब्लिक है आम जनता है उनको मतलब ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करना पड़ता है, उन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे। और भारत में ऐसा ही होता है, आप लोगों को पता होगा। द वेलफेयर स्टेट बिलीव्स दैट प्रॉपर्टी dependencies and economic insecurity are not consequences of nature and incompetence on the part of the poor but result of the changeable institutions of the society. For the first time in history, modern technology has made it possible to banish poverty from the face to earth. The economic and the other insecurities are caused by social forces and could be avoided by purposeful social action. तो जो एक आपका इनसिक्योरिटीज़ होता है और सोशल फोर्सेस ही उनको मतलब इनसिक्योरिटीज़ को बनाता है, तो उनको मतलब काउंटर करने के लिए भी कुछ सोशल एक्शन लिया जाता है। जैसे इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज स्टेम्स फ्रॉम इनएडिक्वेट कॉम्पेंसेशन, डिजेबिलिटीज इनकर्ड थ्रो एक्सीडेंट, इल हेल्थ, ओल्ड एज एट्सेट्रा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, तो यह सब कॉज कहाँ से आता है? सोसाइटी से ही निकलता है ये सब चीज़। द वेलफेयर स्टेट बिलीव्स दैट दिस इनसिक्योरिटीज कैन बी ओवरकम बाई रीमॉडलिंग द लेजिस फेयर इकोनॉमी। मतलब वही निगेटिव लिबरलिज्म वाला जो इकोनॉमी था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लेजिस फेयर इकोनॉमी को रीमॉडल करके, मतलब पूरा हटा के नहीं, उसको रीमॉडल करके। एंड बाय इंट्रोड्यूसिंग ए फॉर्म ऑफ प्लानिंग टू रियलाइज, जैसे भारत में है नीति आयोग, इस काम को करने के लिए इंट्रोड्यूसिंग ए फॉर्म ऑफ प्लानिंग टू रियलाइज दिस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नीति आयोग क्या करता है? ऐसा ही काम करता है, मतलब पॉलिसी बनाता है हर चीज़ के लिए, कैसा क्या चीज़ करना है, कैसे वेलफेयर इन मतलब हो स्टेट का। बट प्लानिंग शुड बी कम्बाइंड विद द मार्केट इकोनॉमी इन वेरियस डिग्रीज। इन अदर वर्ड्स, इट वुड रेक्टिफाई द इविल्स ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम बाय स्टेट इंटरवेंशन। जो कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो इविल्स है, करना खराब चीज़ था, उसको इंटरस्टेट इंटरवीन करे उस चीज़ों में। इट स्टैंड्स फॉर व्हाट इज़ नाउ पॉपुलरली नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी और मैनेज्ड इकोनॉमी, जैसे कि भारत इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर है वेलफेयर स्टेट इन ए परमानेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड ए न्यूट्रल एजेंसी। द वेलफेयर स्टेट पॉजिटिव लिबरलिज्म मेंटेन्स इन ए eternal and permanent institution of society. The state is also a neutral instrument. स्टेट क्या है? एक न्यूट्रल इंस्ट्रूमेंट है। न्यूट्रल मतलब किसी के पक्ष में नहीं है, सब अपना है, सबके हित में करेगा, लोक कल्याण करना है उसको। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर विच कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। द स्टेट इज रन arbiter seeking the good of any society impartially. The ability of the state to provide quantity, quality, and the type of welfare depends upon the groups who wield the state power. The personnel of the government could changed by the will of the people through universal surface. The state does not belong to a particular class. It tries to intervene the economy positively and reshape it in such a manner that a minimum social living is created for all the citizens irrespective of the status, class, position of citizens in the society. In short, आखिर में संक्षिप्त में क्या कह सकते हैं हम? पॉजिटिव लिबरलिज्म कंसिडर्ड द वेलफेयर स्टेट एज ए न्यू काइंड ऑफ स्टेट व्हिच इज डेमोक्रेटिक इन फॉर्म, जो कि गणतांत्रिक है, और व्हिच थ्रो कंसिडरिंग प्रॉफिट ओरिएंटेड मार्केट इकोनॉमी, और इसमें प्रॉफिट ओरिएंटेड मार्केट इकोनॉमी भी है, एज डिजायरेबल सिक्स टू रेगुलेट और स्ट्रीमलाइन इट टू सर्व सोशल नीड्स and thereby provide social welfare to the citizens. ठीक है, फिर हम देखेंगे अभी जस्टिफिकेशन देखेंगे वेल्फ कल्याणकारी राज्य का, जस्टिफिकेशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट। The emergence of the case for the welfare state began with the argument that instead of public welfare being the cause of dependence, loss of autonomy and capacity,
for individual responsibility for action and the market as the source of independence and freedom. The opposite is the case. The advocates of the welfare state, जो welfare state का मतलब पक्ष में थे, एडवोकेट कर मतलब करना वहाँ पे मतलब वकील नहीं है। जैसे आप कुछ चीज़ों का पक्ष में हैं तो आप क्या कह रहे हैं वही चीज़ें। द एडवोकेट्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट्स आर गुड दैट द इंडिविजुअल हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज डेस्टिनी। तो वो लोग क्या कहते हैं, हमारा डेस्टिनी के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक ही बात है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इम्पर्सनल मार्केट फोर्सेस, द मार्केट सिस्टम इज अनप्रिडिक्टेबल फॉर सम ग्रुप्स. That is, if people cannot be held responsible for their plight, and the foundations for welfare had to be quite different from those associated with classical liberalism. Historically, a major factor in the development of the welfare state was the growing mass unemployment during the interwar period in the Western world and the assumption that only the government could alleviate it. तो क्या हुआ था, वेस्टर्न वर्ल्ड तो पहले कैपिटलिस्ट था तभी, तो उसमें वार होने के बाद क्राइसिस आया, इकोनॉमिक क्राइसिस कह सकते हैं, सभी चीज़ों में अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। इसके लिए इसको मतलब ऐसा सोच रहा था अगर मतलब स्टेट के हाथ पे कंट्रोल रहता तो ऐसा नहीं होता, स्टेट उसको उसको ठीक कर पाती। तो उसके वजह से ही वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। इन ब्रिटेन द बिबाराइट रिपोर्ट इन 1942, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, आइडेंटिफाइड 5 मेजर कैटेगरीज ऑफ सफरिंग्स: वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वेलर एंड आइडलनेस। दिस एस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट। इसकी वजह से ही वेलफेयर स्टेट का फाउंडेशन हुआ। द बर्थ ऑफ द मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेलफेयर डिपेंडेंट ऑन द री इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन की पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, नोटेबली क्या क्या है, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस। तो हमारा यहाँ पहले हम लोगों ने इस चैप्टर जो इस बुक 1 जो था MPS 001 का, इसमें हम लोग लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, जस्टिस क्या है कवर कर चुके हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को याद है। ठीक है। इट वॉज आर्ग्यूड दैट इफ four people could be held together by social bonds that transacted contractual relationships, then they could make claims on each other as citizens of a common enterprise, which could exceed their contribution as a measured in more calculative economic terms. फिर है डिफरेंट स्कॉलर्स गेव डिफरेंट जस्टिफिकेशन। बहुत सारे स्कॉलर ने बहुत सारा जस्टिफिकेशन दिया वेलफेयर स्टेट का, सच एज टू करेक्ट द इल इफेक्ट्स टू फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म। तो जो फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म का इल इफेक्ट्स था उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे स्कॉलर लोगों ने बहुत सारा जस्टिफिकेशन दिया। टू एनहांस द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, टू ब्रिंग अबाउट द इक्विलिटेरियन सोसाइटी, टू एस्टैब्लिश जस्टिस, टू इम्प्लीमेंट द सिटीजनशिप राइट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस there are also moral and altruistic justifications. Let us have a brief look, मतलब कुछ हम लोग अभी देखेंगे किसने क्या क्या जस्टिफिकेशन दिया। तो पहले जस्टिफिकेशन जो है वो स्टेट एंड मार्केट को लेके, द मेन क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म वाज लीड्स टू द मोनोपोली कैपिटलिज्म एंड एन इकोनॉमी डोमिनेटेड बाय द पावर ऑफ ट्रस्ट combines cartels, multinationals and ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे सभी टर्म इकोनॉमिक टर्म सेक्टर में एक ही चीज़ है और दूसरा कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ वही बेच रहा है वो वाला, वो खुद प्राइस कंट्रोल करेगा तभी। तो मोनोपोली अच्छा नहीं है। तो मोनोपोली है, फिर जो है आपका जैसे कि कार्टेल बना लेते हैं, फिर कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, फिर ट्रस्ट बना लेते हैं। तो कार्टेल क्या चीज़ है, ट्रस्ट मतलब वो मंदिर वाला ट्रस्ट नहीं है। तो यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब जो पावर ऑफ ट्रस्ट है, मतलब कुछ कोई मतलब बहुत सारे लोग मिलके एक ट्रस्ट बना लेते हैं, कॉम्बिनेशन जैसा ही समझ लीजिए। कार्टेल क्या होता है, कार्टेल में मतलब पकड़ लीजिए 2 कंपनी का सर्फ एक्सेल आता है। सर्फ मतलब डिटर्जेंट पाउडर, जो वॉशिंग पाउडर होता है, कपड़ा का डिटर्जेंट। तो वो दोनों कंपनी सिर्फ बनाता है, जिसका एक रियल एग्जांपल था यूके में ऐसा हुआ था। तो जो डिटर्जेंट वाला कंपनी था
तो उन दोनों कंपनी ने अपने अंदर ही अंदर कार्टेल कर लिया था। तो खुद दोनों कंपनी एक ही साथ वो 5 रुपये बढ़ाता है, वो 5 रुपये बढ़ाता है, पकड़ लीजिए। तो ऐसा मतलब हुआ था एक बार, एक केस भी था भारत में भी ऐसा कार्टेल था सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो सीमेंट इंडस्ट्री के सभी जो लोग हैं वो सभी एक साथ मिल गए थे और हर महीना 5 रुपये 10 रुपये करके प्राइस बढ़ाते थे, मतलब लगभग डाबुल कर दिया था। तभी गवर्नमेंट को पता चला ये लोग तो कार्टेल करके बैठे हुए हैं। फिर मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन एक्सेट्रा, दिस इज इन टर्न गिव्स राइज टू वेराइटी ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शंस इन द सोसाइटी। In the absence of any positive interference by the state in the political economy, the exploitation of the working class by an aristocracy of monopoly capitalism without caring for any responsibility, unemployment on a large scale, inhuman working condition in factories। आप लोगों को पता है मतलब प्राइवेट लोग क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट लोग मतलब शोषण करते करते हैं लोगों को, और अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ा प्रॉब्लम था, फिर इलिटरेसी भी था लोगों के अंदर, ठीक है। तो ये सब अच्छा नहीं था। फिर जो वर्किंग कंडीशन भी अच्छा नहीं था। और ऑल्सो फ्री ट्रेड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़ द एनिमी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी। सोशियो इकोनॉमिक जो इक्वलिटी है, सोशियली सभी लोग एक बराबर, इकोनॉमिकली कोई भी किसी सेक्शन का हो, रिच हो या पुअर हो, सभी को जो बराबर भाव में देखना, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं मानता था, वो उसका मतलब अगेंस्ट करता था, एनिमी था। as was pointed by Green and Downey by the denying redistribution of national wealth through the state and the market fosters inequality and injustice। As टिटमास सेट, तो टिटमास ने क्या कहा था, वही सभी को माफ रखिए की बात करेंगे। जो कॉन्सेप्ट है मतलब मार्केट अच्छा नहीं, जो इकोनॉमी फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म था, वो लोग लोगों का शोषण करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को, कम पैसा प्रोवाइड करते थे, वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं था, लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा था। तो इसलिए ही जन्म लिया वेलफेयर स्टेट का, ठीक है। अगला जो जस्टिफिकेशन है इंडिविजुअलिस्टिक का, तो ए सोफिस्टिकेटेड मोरल जस्टिफिकेशन फॉर द वेलफेयर स्टेट वाज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअलिस्टिक ग्राउंड्स। तो वेलफेयर स्टेट जो है उसका जस्टिफिकेशन जो है वो बेस्ड है इंडिविजुअलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर। इट बिलीव्स दैट द मार्केट फोर्सेस डू कॉज डिस्ट्रेस एंड हैंस अंडरमाइन द नोशन ऑफ द इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। लोगों का इंडिविजुअल का ऑटोनॉमी को और डिस्ट्रेस कर रहा है, खत्म कर रहा है। दिस इज इनकॉन्सिस्टेंट विद द लिबरल बिलीफ इन द इक्वल ऑटोनॉमी ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड हैंस टू restrain from aiding a person in deprivation where such action is not excessively costly is morally harming that person। Enhances individual liberty। An important justification for the welfare state was that it enhanced individual liberty। तो वेलफेयर स्टेट क्या करता है, इंडिविजुअल लिबर्टी को बढ़ाता है। इनफैक्ट द वेलफेयर स्टेट वाज नेचुरल कोरोलरी of the reinterpretation of liberty from being something negative to the something positive। कुछ निगेटिव चीज़ों से पॉजिटिव चीज़ों की तरफ उसको रीइंटरप्रिटेट करना ही है वेलफेयर स्टेट। इट्स इंटेलेक्चुअल रूट्स आर फाउंड इन टी एच ग्रीन एंड कंटिन्यूड थ्रू बोसानक्यूट, रिची, हबूसी, लस्की एट्सेट्रा। फिर है इक्वलिटी। Along with the liberty, the social philosophy of welfare has been concerned with equality itself and not justification in rational terms of socially economically necessary inequalities or the identification and elimination of the objective needs but egalitarian for its own sake। फिर अगला जो है जस्टिफिकेशन राइट्स। तो राइट्स कैसे जस्टिफाई होता है, सम थियोरिस्ट जस्टिफाइड वेलफेयर स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट्स। तो वो लोगों ने जस्टिफाई किया है कि राइट भी एक प्रकार का मतलब वेलफेयर स्टेट का जस्टिफिकेशन है। क्योंकि मतलब जो पुअर लोग हैं उनके अगेंस्ट में जो कैपिटलिस्ट लोग जो मतलब कोर्शन प्रोवाइड करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, तो उस राइट टू अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन जो राइट है वो उन लोगों को मिलता था, ठीक है, वेलफेयर स्टेट से। फिर है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप
कैसे एक जस्टिफिकेशन है, बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्शंस ऑफ रेज्ड अगेंस्ट द राइट्स थ्योरी, वेलफेयर स्टेट नाउ ग्राफ्टेड ऑन द नोशन ऑफ राइट्स एज ए थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप. Citizenship is a foundation for welfare, is a little less ambitious. It simply maintains that claims to resources are an extension from the legal and political rights that have emerged in the development of the liberal democracy. तो क्या है, जो लोग मतलब सिटीजन हैं उन लोगों को ही प्रोवाइड किया जाएगा फैसिलिटीज़, जो है कल्याणकारी जो फैसिलिटीज़ है, सर्विस है, उन लोगों को ही प्रोवाइड किया जाएगा. सिटीजन्स लोगों को ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, ज़्यादा मतलब सिटीजन होना पड़ेगा. अगर आप सिटीजन ना हो तो आपको ऐसा फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा. जैसे आप लोगों को भारत का आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है, पता है आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स को मतलब टोटल 2 भाग में डिवाइड किया गया है. पहला भाग जो है जो सभी लोगों को मिलता है, वर्ल्ड के सभी लोगों को मिलता है, और कुछ ऐसा राइट है, 5 एक्चुअली राइट था हमारा फंडामेंटल राइट्स में. उन राइट्स सिर्फ भारत का सिटीजन को ही मिलता है, ठीक है, कोई छीन नहीं पाएगा उन 5 राइट को. फंडामेंटल राइट्स को ऐसे 2 डिवीजन था, इसलिए सिटीजनशिप भी एक प्रकार का जस्टिफिकेशन है वेलफेयर स्टेट का. अगला जो है जस्टिस. अपार्ट फ्रॉम द अबव जस्टिफिकेशन इन कंटेम्पोररी पॉलिटिकल थ्योरी, जस्टिस हैज़ बिकम ऑलमोस्ट इनएक्सट्रिकली बाउंड अप विथ वेलफेयर. वो भी वेलफेयर के साथ बाउंड है. जैसे मतलब पकड़ लीजिए आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, तब आप क्या करेंगे, आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है, तब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके केस करेंगे. आर्टिकल 32 लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट पे, या फिर आर्टिकल 226 लेके जाएंगे हाई कोर्ट पे. ऐसा ही होता है ना. तो जस्टिस मिलेगा आपको, वहाँ से आपको विश्वास है न्यायालय पे, ठीक है. तो जस्टिस का मीनिंग क्या है, न्याय. तो न्याय भी एक वेलफेयर स्टेट का जस्टिफिकेशन है, ठीक है. फिर हम अभी देखेंगे वेलफेयर स्टेट का कॉन्टेम्पोररी डिबेट. The welfare state seems a compromise between the market model of classical liberalism and contemporary libertarianism. ये क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ है दोनों के बीच में. क्लासिकल लिबरलिज्म कौन सा, पुराना वाला लेजिस फेयर वाला, मतलब इसमें कैपिटलिस्ट लोगों का ज़्यादा दबदबा था. और कॉन्टेम्पोररी लिबर्टेरियनिज्म में क्या था, पॉजिटिव लिबरलिज्म का ज़्यादा दबदबा था, वेलफेयर स्टेट. तो इन दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ ही है आपका वेलफेयर स्टेट कह सकते हैं. इट कॉम्बाइंस द कैपिटलिस्ट फ्रीडम्स एंड इनइक्वलिटीज़ विथ सोशलिस्ट इक्वलिटीज़. तो ये कॉम्बाइन करता है कैपिटलिस्ट फ्रीडम्स को और जो इनइक्वलिटीज़ है सोशलिस्टिक विथ सोशलिस्टिक इक्वलिटीज़. जो कैपिटलिस्ट फ्रीडम्स एंड इनइक्वलिटीज़, जो कैपिटलिस्ट मार्केट में जो इनइक्वलिटी था, तो उन इक्वलिटी को सोशलिस्ट मतलब स्टेट खुद ठीक कर देता था. ठीक कर देना मतलब क्या है, अगर कोई मतलब ऐसा इनजस्टिस तरीके से लोगों के मतलब मार्केट से ज़्यादा पैसा उठा रहा है, मतलब ज़्यादा चीज़ों का दाम चार्ज कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, कंट्रोल करता है. गवर्नमेंट मतलब स्टेट, तो सोशलिस्टिक हुआ ना, तो सोशलिस्टिक इक्वलिटीज़ प्रोवाइड करता है. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है वेलफेयर स्टेट. इट वांट्स टू अचीव द बेस्ट प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ द डिमांड्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस. It retains the essentials of the capitalist system while removing its attendant abuses. तो ये जो पुराना कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको ही कंटिन्यू करता है, जैसे भारत में होता है पुराना वाला सिस्टम कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन भारत का गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रोल कर लेता है. जैसे कि जो कल्याणकारी चीज़ हो, लोगों का हित अगेंस्ट हो, जो चीज़ लोगों का हितों में ना हो, ऐसा जो चीज़ होता है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है. नहीं तो कैपिटलिस्ट लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को. However, in spite of great claims, the concept of welfare state has raised many questions. The contemporary debate in the Western societies has almost been about the welfare state and the crisis in the welfare philosophy, particularly after the slowdown in the economic growth in 1970s. The theory of welfare state believed that mixed economy would generate a level of national income sufficient to finance the welfare services and was justified on ethical grounds. The primary aim of the welfare philosophy was redistributive, that is the common provision for education, health, unemployment, insurance, etc.
तो मिक्स्ड इकोनॉमी ही जनरेट करता है नेशनल इनकम सभी के लिए, और इसमें मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन करे। प्राइमरी एम क्या है वेलफेयर फिलोसॉफी का? रीडिस्ट्रीब्यूशन करे। जो कॉमन प्रोविजन है एडुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, इंश्योरेंस इसका, which would bring equality and relief from deprivation, and that the welfare state would generate a form of citizenship that would soften acquisitive and non-alluristic attitude which was prevalent in the market society. Throughout the 20th century, this was a sort of conscious about the necessity for the sort of the state welfare because of the realization that there are certain genuine collective welfare ends which could not be met through voluntary action. What is important about the contemporary attack on the welfare state is that because welfare involves coercion, it reduces freedom. अगला जो है कंटेम्पोररी डिबेट का, the experience of the post-war welfare in Western democracies has cast doubts on not just the ethical desirability of entrusting the collective institutions which the delivery of what came to be called typical welfare service such as health, education, and insurance, but the efficiency of the method as well. The unexpected expansion of this service and the huge share of GNP absorbed by them had led to serious criticism from both the left and the right. The difficulty arises primarily from confusion where whether the role of the state is to provide a minimum standard of well-being to those who are the victims of the market economy, or a broader conception that envisages collective institutions as prima facie appropriate for the satisfaction of a potentially limitless range of human wants. The welfare state is characterized by the public economics called churning, whereby services are funded by tax revenue, which are then returned to the citizens in the form of collective and often compulsory service such as unemployment insurance. ठीक है, तो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है जैसे कि भारत में होता है, और इन चीज़ों को अच्छे अच्छे कामों के लिए, लोक कल्याण कामों के लिए, लोगों के हित में खर्चा किया जाता है. Critics of the welfare state have such non-economic measures of value in mind when they comment on interventionist measure of whatever type which have a tendency to produce dependency and anti-work ethics. It also argued that phenomenon of property and deprivation is partly social or a cultural problem. तो अगला जो है हमारा क्राइसिस असेसमेंट वाला, क्राइसिस इन वेलफेयर स्टेट. तो वेलफेयर स्टेट का भी, कल्याणकारी राज्य का भी क्राइसिस देखेंगे हम, उसका असेसमेंट करेंगे. इन द 1990s आर विटनेस टू ए रियल सेटबैक टू द वेलफेयर स्टेट. 1990 रियल सेटबैक हुआ था वेलफेयर स्टेट, हित लोककारी जो कल्याणकारी राज्य था उसके लिए. द अंडरलाइंग प्रॉब्लम हैज़ बीन फिनेंशियल. तो प्रॉब्लम जो था मेनली वो फिनेंशियली प्रॉब्लम था. इट वाज आर्ग्यूड दैट द वेलफेयर स्टेट्स आर एक्सपेंसिव. तो क्या निकाला, कहा जा रहा था वेल्फ जो लोग हितकारी कल्याणकारी राज्य है वो बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता है. जैसे आप लोगों को पता होगा गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेट बढ़ा दिया है, फिर बहुत सारा मतलब टैक्सेस में, पेट्रोल में, फिर गैस में इजाफा किया गया है, गवर्नमेंट रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर रहा है. तो ऐसा क्यों करता है, एक्सपेंसिव क्यों होता है, तो टैक्स क्यों ज़्यादा लिया जाता है? वही वेलफेयर स्टेट को लोगों के कल्याणकारी कार्यों में खर्चा करने के लिए. तो क्या है, जो वेलफेयर स्टेट है वो एक एक्सपेंसिव स्टेट है. एज द एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस सो द टोटल कॉस्ट ऑफ वेलफेयर सर्विसेज सच एज मेडिकल केयर, पेंशंस, एजुकेशन ऑल्सो इंक्रीज. Whereas the working population which shoulders the burden declines in number. Thus, the demand on the welfare state increases when the supply is low. For example, when unemployment goes up, the expenditure on the unemployment pay also increases, but the tax collected from the workers goes down.
Thus, the recession of 1980s caused many doubts with regard to the welfare programs. Again, the international pressure also matter. If the cost of welfare in one state is higher than the other, the economy loses its international competitiveness. As Pearson has pointed out, the move to a more open international economy has curtailed opportunities for further development of the national welfare state. And lastly, the impact of welfare on the willingness. ठीक है, फिर in many countries public support for the welfare state has declined very sharply. Thus, in the present crisis of the welfare state, the major point of debate is whether the state is an agency of redistribution of wealth and services from the rich to poor. तो स्टेट क्या है, एक एजेंसी क्या है, ये डिबेट का विषय होगा. स्टेट क्या है, एक एजेंसी है क्या रिडिस्ट्रीब्यूशन करने का, जो रिच लोगों से टैक्स कलेक्ट करके पुअर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे. ठीक है, और एस्टेब्लिशिंग ए मिनिमम लेवल ऑफ वेलफेयर बीनीथ विच नो वन वुड बी अलाउड टू फॉल. द प्रेजेंट ट्रेंड फेवर्स ओनली ए सेफ्टी नेट. और क्या, एक सेफ्टी नेट है स्टेट, वो ए सेफ्टी नेट और जो रिडिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी, इन दोनों मतलब एक तर्क का विषय है. ठीक है, अभी हम हमारा चैप्टर यहाँ पे ही ख़त्म कर हो गया है. अभी हम लोग इग्नू का बुक का जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, और 5-6 अटेम्प्ट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे. तो पहला है ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म. हम लोगों ने बहुत बड़े तरीके से किया है, इंट्रोडक्शन से बाद ही हम लोग इवोल्यूशन किया पॉजिटिव लिबरलिज्म का. ठीक है, तो पॉजिटिव लिबरलिज्म जो है उसका इवोल्यूशन मतलब वेलफेयर स्टेट का ही इवोल्यूशन कह सकते हैं आप. तो उसको 20 मार्क के लिए लिखना है आप लोगों को. तो स्लाइड से उठा के लिख सकते हैं आप डायरेक्ट. राइट एन ऐसे ऑन लिबरल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट. ये भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है. हमारा इवोल्यूशन के बाद वाला टॉपिक था लिबरल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट, जिसमें हम लोगों ने कुछ कौन किया था, जैसे स्टेट एज ए डेमोक्रेसी, फिर स्टेट एज ए हम लोगों ने किया था पॉजिटिव वेलफेयर स्टेट इज़ ए पॉजिटिव, ऐसा पॉइंट था. उसमें 3 पॉइंट. डिस्कस द ग्राउंड्स ऑन हुइच द वेलफेयर स्टेट इज जस्टिफाइड. वही जस्टिफिकेशन वाला जो ग्राउंड्स है लास्ट से पहले हम लोगों ने किया जस्टिफिकेशन. तो पूरा के पूरा जस्टिफिकेशन आपको यहाँ पे डालना है. 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. फिर है कॉन्टेम्पररी डिबेट्स ऑन द वेलफेयर स्टेट, वही लास्ट वाला क्वेश्चन. अभी अभी हम लोगों ने जो टॉपिक ख़त्म करके आया. अभी हम लोग देखते हैं 5-6 अटेम्प्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है इग्नू की तरफ से. यहाँ पे 5-6 अटेम्प्ट मतलब जून 2021 से लेके दिसंबर 2018 तक. और एक क्वेश्चन रह गया है बुक का, क्रिटिकली असेस द वेलफेयर स्टेट टुडे. तो अभी का जो वेलफेयर स्टेट है, लास्ट वाला असेसमेंट अभी अभी जो हमने किया कॉन्टेम्पोररी डिबेट्स के बाद में जो वेलफेयर स्टेट का असेसमेंट किया अभी का 1990 सीरीज़ में जो मतलब प्रॉब्लम आया था, रिसेशन आया था, उस वहाँ से लिखना है आप लोगों को. ठीक है, फिर जून 2021 में क्वेश्चन आया है क्रिटिकली असेस द वेलफेयर स्टेट थ्योरी. तो वही लास्ट वाला कह सकते हैं आप इसे, क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्टली. फिर जून 2020 में आया है एग्जामिन द कॉन्टेम्पररी डिबेट्स ऑन द वेलफेयर स्टेट. फिर जून 2019 है, देखिए जून में आता है. अभी आप लोग जो अगस्त महीना में एग्ज़ाम शुरू हो रहा है आपका, ये जून का ही एग्ज़ाम है, याद रखिएगा. जून में जो चैप्टर से मतलब आता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो इस बार जून में भी मतलब इस अगस्त एग्ज़ाम में भी आने वाला है. पकड़ लीजिए, ऐसा आने का ट्रेंड होता है, इग्नू में ऐसा ही ट्रेंड चलता है. ठीक है, इग्नू का सबसे अच्छा चीज़ है क्वेश्चन पेपर, पिछले क्वेश्चन पेपर अच्छे से एनालिसिस करें, और फिर आप कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा पढ़ना है वो आप समझ जाएंगे. तो ये वाला जो चैप्टर है यूनिट 16 वेलफेयर स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इसमें तो आना ही आना है एक क्वेश्चन. फिर जून 2020 में क्या है, एग्जामिन द कॉन्टेम्पररी डिबेट ऑन द वेलफेयर स्टेट, वही 4 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट. फिर जून 2019 में आया है राइट एन एसे ऑन द लिबरल डेमोक्रेटिक वेलफेयर ऑफ द स्टेट, क्वेश्चन नंबर 2 इग्नू के बुक का. ठीक है, यही तीनों क्वेश्चन आया है, मतलब जून में आता ही है, मतलब इस बार आपका आएगा ही इस अगस्त महीने का एग्ज़ाम पे, अगस्त 2022 पे. ठीक है, तो हमारा कक्षा यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं. इंडिया ई बुक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।